अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने ज़रा बात करनी है इंडिया के बारे में। काफ़ी हो गया पाकिस्तान के बारे में हम गुफ्तगू करते ही रहते हैं। लेकिन इंडिया के बारे से इसलिए आज बात करनी है कि वहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है और उसके बारे में सोच रहा था कि इस पे ज़रा बात की जानी चाहिए क्योंकि हिंदुत्व के हवाले से और उसकी फंडिंग के हवाले से और फिर मुख्तलिफ जो इस तरह के रेफरेंसेस हैं, उनके हवाले से ये बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। 27 मई को ये आई है, 93 पेजेस की ये रिपोर्ट है। इसके जो जुज़ियात हैं उस पे भी बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं क्योंकि इसको रीड करना और ख़ास तरीके से रीड करना जो है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो साथ-साथ ये भी आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो 8 सालों में क्या खोया, क्या पाया और इंडिया जो है, वो 8 साल पहले कहाँ पे था और आज कहाँ पे है? इसको हम जिस तरीके से भी कोई पर्सपेक्टिव बनता है, उसको ज़रा देखने की कोशिश करेंगे और चलेंगे भारत और बात करेंगे अपने दोस्त, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर हैं, बहुत बड़ा नाम है सिविल सोसाइटी में वहाँ पे, डॉक्टर जॉन दयाल साहब। गुड आफ्टरनून जॉन भाई, कैसे हैं जी आप? गुड आफ्टरनून, शुक्रिया। थैंक अल्लाह यू का वेरी खैर। मच फॉर जॉइनिंग अस। जॉन भाई, बीच में थोड़ा सा जरा गैप आ गया था क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था, तो इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि मेरा ख्याल है कि बात इस तरह शुरू कर लेते हैं कि ये जो 8 साल मुकम्मल हो गए हैं मोदी जी के, एक तो दिलचस्प सवाल ये है कि 8 सालों में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये क्या वजह है? मेरा ख्याल है, पहली बात तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री 8 साल हो गए उनको, तो उसकी मुबारकबाद तो मेरा ख्याल है दुनिया भर को उन्होंने देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड हाँ, तोड़ दिया है। अटल बिहारी तोड़ दिया। वाजपेयी 3 टुकड़ों में हिंदुस्तान के हाँ, वज़ीर आलम थे और वो 7 जी। साल पूरा नहीं कर पाए थे एक तरीके से देखा जाए तो। तो इन्होंने अपने गुरु हाँ, को मात दे दी, उनके मात रिकॉर्ड दे दी। किया और गैर हाँ, कांग्रेसी सबसे लंबी सरकार चलाने का इनका दावा एक तरीके से पूरा कर लिया। पूरा हो गया, इनकी पूरा इच्छा कर तो ये है कि ये 10 साल के बाद 15 साल और 5 साल और अगर हो सके तो 10 साल और, जब तक उम्र है तब तक प्रधानमंत्री बने रहें। ये उनकी मंशा है और ये मंशा उन्होंने हाँ, छुपा के नहीं रखी है, खुलेआम हाँ, इसका ज़िक्र है। बताते हैं वो। हाँ, हुँ, और पार्टी भी ये मजबूर है, वो भी अभी कह रही है कि जो सन 24 का इलेक्शन आएगा, हाँ, उसकी उसकी लीडरी मोदी जी ही करेंगे पार्टी के लिए। तो उससे इनकी पार्टी में ठीक। जो मनमुटाव होगा, जो बच्चे आस लगाए बैठे थे कि इनके बाद जल्दी ही प्रधानमंत्री बन जाएँगे, हाँ, चाहे वो योगी हाँ, आदित्यनाथ हों या नितिन गडकरी हों या राजनाथ सिंह, बुज़ुर्ग भी हों। हाँ, अब उनके ऊपर तो एक तरीके से मायूसी आई हुई है, हुँ, तो इसमें बिल्कुल। क्या होगा आगे, ये तो देखना है। देश के लिए क्या हुआ, अक़लियतों के लिए क्या हुआ, मिडल क्लास के लिए क्या हुआ, गरीब के लिए क्या हुआ, दलित के लिए क्या हुआ, महिलाओं के लिए क्या हुआ, ये तो अभी हमने एक और रिपोर्ट निकाली थी, आरएसएस की रिपोर्ट पे बाद में आएँगे। एक अभी हाँ, वादा न तोड़ो एनजीओ है और हर साल पिछले कई सालों से, 16-17 सालों से जो भी सरकार हो, उसकी क्या उसके वायदे थे इलेक्शन में, क्या हुँ, उसके बजट स्टेटमेंट्स में वादे थे और क्या वो वादे किस तरीके से पूरा कर या ना कर हुँ, पाया, उसके ऊपर हर हाँ साल एक जी, रिपोर्ट लिखते हैं, जिसमें अक़लियतों का और मीडिया का चैप्टर मैं लिखता हूँ। तो उसकी अच्छा, रिपोर्ट भी अभी पिछले हफ्ते शाया हुई है और उसमें खुला चिट्ठा इनका दिख गया है कि किस तरीके से चाहे पॉवर्टी हो या न्यूट्रिशन हो, जो भी हो, महिलाओं का रिकॉर्ड हो, क्राइम हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन रिलेशंस हो, हाउसिंग, वेलफेयर, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इन्होंने जो वादे भाजपा के थे, इनके खुद के थे, ये मन की बात करते उसमें थे, किस तरीके से हाँ, वो वादा एक भी पूरा नहीं कर पाए और कई तो बड़े खतरनाक रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एकदम बौखला दिया है सब लोगों को। आगे बच्चे हाँ, पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके ऊपर फिर किसी और दिन खा लो, मगर एक वो बड़ा तबका है। दूसरा है इकोनॉमी का जो नीचे गिर रही है। आज हिंदुस्तान का रुपया किस तरीके से खराब हो गया है, तेल की कीमत कहाँ पहुँच गई है, घर के खाने सामान की कीमत
कहाँ पहुंच गई है। गैस, कुकिंग गैस का सिलेंडर दुगना हो गया है। 8 साल पहले जो था, आज के उसमें महंगाई एक तरीके से आप कह सकते हैं दुगनी हो गई है, खासकर गरीब तबके के लिए। और कोविड की जो मौतें थी, WHO क्या कह रहा है, ये क्या क्लेम कर रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई बढ़ोतरी हाँ हुई तो मोदी जी के दोस्तों में जो बिलियनर बन गए हैं, अदानी अंबानी ने तो कोविड के पिछले 3 साल में जितना पैसा कमाया है, पहले कभी नहीं कमाया। उसके अलावा सैकड़ों नए बिलियनर्स बन गए हैं। अब ये जो अमीर तबका है वो और ज्यादा अमीर हो गया है, गरीब तबका और गरीब हो गया है। तो 8 साल में कोई इनका एक, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या आधार हो, कुछ भी, एक फिर भी ये कह नहीं सकता असल में कि सच है। ये सच को, झूठ बल्कि को बल्कि सब बल्कि जॉन भाई, आपने ये जो बात कही ना अडानी की, तो मुझे याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कि अहमदाबाद में, उसका एक एंड जो है वो अडानी एंड है और दूसरा रिलायंस एंड है। तो जी हाँ। मेरा और ख्याल है कि मेरा ये कहानी आपने सबसे बड़ी जो बता दी, उसके ये अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वो सब कुछ बता हाँ, रहा है। तो उसमें हिंदुस्तान की पिच का क्या होगा? कहीं से भी बोल करो, कहीं से भी बोल करो, तो बॉल एक दूसरे बिलियनर के पास जाती है। तो सही ये बात। बड़ा कड़वा हमारे देश में हम लोगों के ऊपर बड़ा कड़वा मजाक हो रहा है। खिल्ली हाँ हमारी उड़ रही है, दर्द हमको हो रहा है। और ये तो एकदम सीने पे मूंग धर रहे हैं। कोई इनकी बाल पर जू नहीं आती, शर्म से इनको बिल्कुल असर नहीं है। खाल इनकी डक्स बैक जिसको कहते हैं ना, जितना ही पानी डालो वो सूखी रह जाती है। ये सिचुएशन है। लेकिन लेकिन उसमें फिर मैं थोड़ा सा वो एक मैंने हालांकि वो लाइटर टोन में बात की थी, लेकिन इसका कोई खास रीजन आपको नजर आता है कि अभी एक एक कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ओपन होती है वो कभी नहीं की उन्होंने? प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सवाल पूछेंगे जो अभी मैंने पूछे, वही 8 सवाल। हाँ गरीबों को क्या हाँ। हुआ, बच्चों का क्या हुआ, लेकिन 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 एजुकेशन। नॉर्मली नॉर्मली जॉन भाई, तो उसमें मगर मैंने ये देखा है कि जो इंडियन मीडिया है वो उनसे सवालात भी, क्वेश्चन भी वही वाले पूछता है जो कि काफी बड़े नरम नरम के सवाल होते हैं, बड़े मीठे किस्म के सवाल होते हैं, तो वो उस तरह की भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के घर में मक्खी भी नहीं जा सकती, इतने सख्त पैर है। हम्म, वहाँ पे जो भी इनका इंटरव्यू लेने जाता है, ये बुलाते हैं, टाइम्स नाउ को, हाँ इसको, उसको। और उनके सवाल पहले से क्लियर होते हैं, बल्कि इन्हीं के पास से सवाल आते हैं, इनके पास जवाब तैयार रहते हैं। हाँ वो इंटरव्यू थोड़ी है, वो तो एक एक आदमी में और उसके चमचे में, एक मालिक में और उसके नौकर में हो रहा है। वो क्या करेगा, पूछेगा, यही पूछेगा ना कि आप आम खाते हैं। एक सवाल ये भी पूछा था हाँ एक आदमी ने, कि आम कैसे हाँ खाते हाँ हैं। तो जब ऐसे सवाल हाँ। रहेंगे तो ही करके दुम मिलाते हुए उनकी दुम दिखेगी, तो इससे तो ना होना ही अच्छा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जॉन भाई, प्रेस इसमें कॉन एक फिर एक बड़ा क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि इंडियन मीडिया जो जो इट यूज्ड टू बी अ वेरी वाइब्रेंट मीडिया, तो फिर इंडियन मीडिया कैसे इसको जस्टिफाई कर सकता है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि 8 साल से वहां पे मौजूद है और जिसके यहाँ आपने मसाइल की भी बात की है कि कितने प्रॉब्लम्स हैं, तो इंडियन मीडिया कैसे अवॉइड कर सकता है इस तरह की इंटरेक्शंस को और कैसे जस्टिफाई कर सकता है कि उससे इंटरेक्शंस ना किए जाए? तो वहां पे कहाँ पे खड़ा हुआ है इंडियन मीडिया इस वक्त? इंडियन मीडिया से सवाल कौन करेगा? अभी मैंने आपको बताया कि वादा न तोड़ की रिपोर्ट में मीडिया का चैप्टर मैंने लिखा है। प्रेस फ्रीडम आज हिंदुस्तान में, दुनिया में उस हद तक गिर चुकी है कि हमारे नीचे तकरीबन कोई है ही नहीं। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस फॉर रिपोर्टर्स। अगर कोई चू भी करेगा उसको पकड़ा जाएगा। तो सवाल कौन करेगा? अपने जान को जोखिम में डाल के रिपोर्टर, या रिपोर्टर का जो अखबार का मालिक है, जिसका बिजनेस इसके ऊपर है, उसके कल दूसरे दिन उसके ऊपर ईडी का रेड हो जाएगा, तीसरे दिन सीबीआई उसको पकड़ कर बंद कर देगी। कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं होगा। तो वही तो मैं कहता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी तो आदमी इतना डरा हुआ होगा। प्रेस को हम्म, एक माहौल चाहिए, प्रेस को एक एटमॉस्फेयर चाहिए। परिंदे को खुला आसमान चाहिए उड़ने के लिए। परिंदे को आप कह रहे हैं कि उड़े, और उसको हाँ आपने पिंजरे में जकड़ के रखा हुआ है, उसके आगे 4 बिल्लियां बिठा रखी हैं और उससे कह रहे हैं आप उड़े। ये तो नहीं हो पाएगा ना। पिंजरा खोलिए, हम्म, हवा आने दी। वो मेरा ख्याल है तो मोदी जी के राज में तो मेरा ख्याल लगता नहीं है। और इनको भी क्या जरूरत है? हम्म, गोदी मीडिया इनकी वाहवाही कर रहा है। अब्रॉड जाते हैं हाँ तो कोई फॉरेन मीडिया हिंदुस्तान में इनसे पूछने के लिए कोई है नहीं।
वो ज्यादा से हाँ ज्यादा पूछेगा आप हथियार ले रहे हैं, आप क्वाड में हैं, चाहे चीन में हैं। तो ऐसी बात हो जाएगी हाँ कि ये अपनी पाकिस्तान पॉलिसी और अपनी चीन पॉलिसी उस पर अपना बखान बता पाएंगे। ये कह पाएंगे कि हम क्वाड में चीन के खिलाफ पड़े हुए हैं, हम फला जगह G22 में, G5 में, G7 में ये करें। वो हाँ, उससे हमारा क्या लेना देना है? सही उससे बात। हमारा अच्छा, नुकसान। अच्छा ठीक है, जॉन भाई अब जरा थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। ये मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और इसमें ये साउथ एशिया सिटीजन वेब पे आई है और उन्हीं की ये मेरे ख्याल स्पॉन्सर भी है। तो इसमें ये ये उनकी जो स्पॉन्सर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर ना। ऑफ, अच्छा ये उनकी स्पॉन्सर नहीं है, अच्छा, लेकिन छपी भी उसी के ऊपर है। तो हाँ। उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हिंदुत्व इन्फ्लुएंस पेडलिंग मोबिलाइजिंग एंड फंड रेजिंग इन द यूएस। और ये हम्म। जो स्पैन वो कवर कर रहे हैं वो 2014 और 2021 का है। तो इसमें इसके सेलिएंट फीचर्स के जरा थोड़ा सा हमें बताइए कि इसमें क्या क्या है और इसका क्रक्स क्या है जी, जिस्ट ऑफ इट वो क्या है, जरा जरा हमें इसका आसान जिस्ट लफ्जों ये में बता है, दीजिए। ये एक सेंटेंस में से जिस्ट ये है कि जी। आरएसएस ने अपने कारिंदे अमेरिका में घुसा रखे हैं, जो अमेरिकियों ठीक से पैसा लेकर अमेरिका की आज़ादी के इस्तेमाल कर कर इस तरीके से वहाँ पे पॉलिसी कर रहे हैं। और इस तरीके से हिंदुस्तान में जो जहर घोला जा रहा है उसको वहाँ पे वाइट वॉश करने में लगे हुए हैं। आरएसएस हिंदुस्तान के उस तबके को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एंटी मुस्लिम है, एंटी क्रिश्चियन है, एंटी डेमोक्रेसी है। मगर अमेरिका में अपने हाँ। लोगों को एडवोकेसी के जरिए, पैसे के जरिए, कैंपेन के जरिए किस तरीके से हर कांग्रेस में, हर स्टेट कैपिटल में घुसा रहा है, ये उसके मुद्दे हैं। और किस तरीके से वो हिंदुस्तान में जो आरएसएस के बाकी लोग हैं उनको किस तरीके से सहायता कर रहा है, ये इसका जिस्ट है। और अमेरिका में ठीक है। कितना फैल गया आप सोचिए, अमेरिका में 50 के करीब स्टेट्स हैं, मगर जी। आरएसएस की शाखा ये 2022 का है डेटा, 222 शाखाएं आरएसएस की अमेरिका में है। अच्छा, और वो 222 एचएसएस के नाम पे काम कर रही हैं। एचएसएस के नाम से काम कर रही है। हम्म, और इसके 50 तो कैपिटल्स हैं, मगर इसके 100 कांग्रेशनल ऑफिस हैं। यानी कि हर स्टेट में एक ऑफिस इसका रिपब्लिकन को देखता है, एक ऑफिस डेमोक्रेट्स को देखता है, एकदम हम्म, जिसको बास्केटबॉल में मैन टू मैन ये इनका हाँ। सिचुएशन है एडवोकेसी का। 100 से ज्यादा टेम्पल हैं, ये तो हर कोई जानता है, और बहुत बड़े बड़े जी। टेम्पल हैं, 20 एकड़ में अरबों रुपए के बने हुए हैं। 800 अमरीकी हिंदुस्तानी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक कितना पैसा खर्च हो रहा है आरएसएस के शाखाओं पर? 158 मिलियन पैसा खर्च हो रहा है। हिंदुस्तान की सरकार ने और बाकी जगह लॉबी ग्रुप्स को 55 करोड़ रुपया तकरीबन आप कह सकते हो दान दिया है ताकि एडवोकेसी कर पाए। और आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो हाँ। आरएसएस की शाखाएं अमेरिका में है वो पकड़ी गई है एक तरीके से। उनको हम्म, एडवोकेसी ग्रुप, एनी भी एडवोकेसी ग्रुप आप कह सकते हो, एक तरीके से उनको दर्जा मिला हुआ है। यानी कि अमेरिका को उनकी नीयत पर शक तो है, मगर हाँ। रोक नहीं। क्योंकि बाकी लॉबी ग्रुप्स भी हैं, तो ये भी लॉबी ग्रुप्स है। 13 मिलियन वॉज प्लेज बाय द धर्मा, एक फाउंडेशन है धर्मा सिविलाइजेशन फाउंडेशन, उसने 13 मिलियन पैसा अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस को दिया अपनी लॉबिंग की तरह। और इसी तरीके से और है, एक 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 कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति, उसके हाँ। कैंपेन 117,000 डॉलर दान दिए एक आदमी को करने के लिए। वो आदमी आरएसएस का जो है, वो तमिल्स का भी है, आरएसएस का भी है, उसको पैसा दे रहे हैं। और मैं आपको और भी कई ऑर्गेनाइजेशन बता सकता हूँ जो अमेरिका का पैसा लेकर हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ, खासकर हाँ। मेरे जैसे लोगों के खिलाफ कैंपेन करते रहते हैं हर रोज। तो ये क्या क्या जो ये कुछ हो रहा है, ये अमेरिकन लॉज के
उस तरह खिलाफ नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने देखा है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस के हवाले से वहाँ पे लॉज बने हुए हैं, और जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, तो ये तो उनके लॉज के भी अगेंस्ट होना चाहिए। मेनली अमेरिका का लार्जली फोकस है इस्लाम जी और हाँ। इस्लामिक नेशंस। उसकी आड़ में आप कुछ भी कर लीजिए। हाँ। कुछ ज्यूज के ऊपर नजर भी रखते हैं, मगर प्रो इसराइल भी है, वो भी एक है। तीसरा है कम्युनिस्ट कंट्रीज, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रखते हैं। हिंदुइज्म और कुछ हद तक बुद्धिज्म, क्योंकि हम्म। बुद्धिज्म तो दलाई लामा को सपोर्ट अमेरिका करता ही है, एनजीओस करते हैं, वो हॉलीवुड करता है, वगैरह वगैरह। तो जो आरएसएस है वो ऑलमोस्ट अंडर द रेडार चला जाता है, और हाँ। शायद जब एडवोकेसी करता होगा तो ये भी कहता होगा, मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने कान से सुना नहीं है, कि हमारा मेन काम भारतवर्ष में इस्लाम को कंट्रोल करना है, इस्लामिस्ट को कंट्रोल करना है, इस्लामिक टेररिस्ट को कंट्रोल करना है, इस्लामिक मुल्लाओं को कंट्रोल करना है, इस्लामिक डबल शादी करने वालों को कंट्रोल करना है। ये भी बहाना बनाता होगा, और उसके आड़ में जो एंटी क्रिश्चियंस की एक्टिविटीज हैं वो टोटली वाइट वॉश हो जाती हैं, छुप जाती हैं, पता भी नहीं लगता है। हाँ। हाँ। अब मेरे जैसे लोग हिंदुस्तान में बैठ के कितनी एडवोकेसी कर पाएंगे? ये अमेरिका में भी जो वॉशिंगटन में है फियाकोना, फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो कितना काम कर पाएगा? क्योंकि अमेरिकन में जो हिंदुस्तानी हैं वो ज्यादातर इंजीनियर्स वगैरह नहीं है। उनका पहला तबका 70 में, 80 में, 90 में जो गया, वो हाँ नर्सेज जी। गई थी, उनके पति थे, ये लोग कुछ काम नहीं करते थे। कुछ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी थे, मगर ज्यादा नहीं थे। हिंदू जो गए और जो युगांडा से आए और जो इंग्लैंड से आए, वो उनके बच्चे, उनके कजन्स आंध्र प्रदेश से, आईआईटी से इंजीनियर्स थे। वो आए और आते ही पैसा बनाने लगे, हाँ। और उस पैसे का कुछ हिस्सा वो आरएसएस को देते हैं। ये तो माननीय बात है। जिसको जरा भी कोई रेसिज्म का ट्रीटमेंट हो जाता है, जिसको जरा भी कोई एंटी एथनिक बात हो जाती है, या कोई वाइट उसको टेढ़ी बात कर देता है, वो अब गुनाया हुआ आदमी घर आते ही आरएसएस को चेक देता है। हाँ। तो तो अगर दोनों ये जो अभी सूरत आप बता रहे हैं, तो ये तो अमेरिकन के लिए खुद भी तो बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अगर ये इन्फ्लुएंस इस तरह बढ़ता रहेगा और उनकी इवन टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो भी इसमें अपना सिलेबस वगैरह ये शामिल करवा रहे हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है उनके लिए। मैंने आपको बताया ना, जो यहाँ का इंजीनियर गया वहां पर सॉफ्टवेयर हाँ। में वगैरह वगैरह, और पैसा कमाया, अरबों पैसा कमाया, वो अपने साथ कास्टिज्म ले गया। अब अगर किसी कंपनी में ब्राह्मण या ठाकुर चेयरमैन है, या सीईओ है, या ह्यूमन हाँ। रिसोर्स इंचार्ज है, वो अपने भाई भतीजों को भरे जा रहे हैं। और बिल्कुल कोई बिल्कुल। दलित, कोई मुसलमान, कोई ईसाई अप्लाई करता है, उसको साफ कर देते हैं, किसी भी बहाने से साफ कर देते हैं। तो इसका जब लोगों ने उठाया इसके ऊपर बात, और कई यूनिवर्सिटीज ने कहा है कि हम कास्ट को भी देखेंगे, कि कास्ट की वजह से तो कोई गरीब एजुकेशन से वंचित नहीं हो रहा है। तो अब कास्ट के खिलाफ अमेरिका में जब आवाज उठनी शुरू हुई है, तो एचएसएस वगैरह ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि कास्ट हमारा कल्चर है, इस पे जो भी आवाज उठाता है हिंदू खिलाफ, एंटी हिंदू है। हाँ, मैंने वो देखा था कि कई स्कॉलर्स के लेटर्स वगैरह भी इसमें आए थे। लेकिन ये मगर क्या आप उसको हार समझते हैं चुका कि है। ये क्या इंडियनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हो रही है? हिंदुआइजेशन ऑफ अमेरिकन ओपिनियन तो हो रही है, हम्म। इंडियनाइजेशन तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से तो कब जब तक 15 करोड़ नहीं जाएंगे, क्या जैसे हिस्पैनिक्स की तरह नहीं पहुंचेंगे, या चाइनीज की तरह भी नहीं हाँ। पहुंचेंगे, तब तक कोई खास कल्चरल डिफरेंस तो नहीं कर पाएंगे। हम्म। उनको दाल खिलाना तो सिखा नहीं पाएंगे, और काउ स्लॉटर पे बैन तो नहीं लगवा पाएंगे, मगर हाँ, हिंदुआइजेशन। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक्स में अपना सिलेबस लाने की पूरी वो कोशिश करें, और कई स्टेट्स में आ भी चुका हुआ है, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। नहीं, उसका हमारे लोग चैलेंज कर रहे हैं, वहाँ का मुसलमान, वहाँ का ईसाई, वहाँ का दलित, वहाँ का एकेडमिक, वहाँ का सुधरा हुआ आदमी, सरदार, सब उसको चैलेंज तो कर रहे हैं, अच्छी तरह चैलेंज कर रहे हैं।
मगर अमेरिका में अब धीरे-धीरे करके कांग्रेस में तो हिंदूवादी आ गए हैं, कुछ सफ़ेद भी हैं उसमें से। हाँ, हाँ। लेकिन ये जो पैसा आपने बताया कि मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं ये आ रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये मंदिरों नहीं से आ तो रहा है, ये कैसे आ रहा है? नहीं, नहीं, ये तो देखिए हिंदुस्तान से तो अमेरिका में एडवोकेसी के लिए पैसा भेजा जाएगा, ये तो मान के चलिए। ठीक, मगर ठीक। ज़्यादातर पैसा अमरीकी जो हिंदुस्तानी हैं, उनसे ले रहे हैं और कुछ क्योंकि रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं, जो अमेरिका से लीगली ले सकते हैं, वो भी ले रहे हैं, जो ट्रेज़री से ले सकते हैं, वो भी ले रहे हैं। मगर ज़्यादातर पैसा अमरीकी हिंदुस्तानी जो है, वो दे रहे हैं और जैसे मैं बताया, वो अरबपति हैं और हिंदुस्तानी अरबपति भी दे रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, जो ईसाइयों के खिलाफ हो रहा है, जो दलित्स के खिलाफ हो रहा है, उसके ऊपर कैसे सफ़ेदी लगा के ताकि अमरीकी लोगों को पता ना लग पाए, ताकि अमेरिका में आवाज़ ना उठ पाए। ये मेन मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी दलित एक्टिविटी होती रही, तो इससे पीस को खतरा है। आरएसएस की ग्रोथ से रीजनल पीस को खतरा है क्योंकि सरकार को उकसाता रहता है, फला पे अटैक करो, फला के खिलाफत करो, फला चीज़ हटा लो, फला के ऊपर ये लगाओ। ये जो प्रेशर गवर्नमेंट पे आता है, जिसको वो खुद भी चाहते हैं कि आए, कि ट्रिपल तलाक करो। ये कोई सपने में तो नहीं आया ना, ये प्रेशर इन्होंने हाँ, बनवाया अपने ऊपर और उसको कहा कि हाँ, अच्छा हम कर देंगे, जनता की आवाज़ है, हम कर देंगे। ये 370 खारिज करो। आपने कहा हमने किया, जैसे हम सबकी डिमांड थी है। हमको चाहिए खाना, 370 रहे ना रहे, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है। वो खाना नहीं देंगे, हाँ, नौकरी नहीं देंगे, दवाई नहीं देंगे, तीमारदारी नहीं करेंगे और आप कहेंगे हमने आपको कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए। 3 टुकड़े कर दिए, कश्मीरियों को और सता रहे हो, उससे मेरे को क्या मिल रहा है? मगर पीस को खतरा हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो एक तो ये है कि 2025 में इसको 100 साल होने वाले हैं आरएसएस को और उसके हवाले से भी हम देख रहे हैं कि उसका इन्फ्लुएंस कम नहीं हो रहा। इंडियन सोसाइटी ने उसको अडॉप्ट कर लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका बढ़ चुका हुआ है। तो ये कितना बड़ा खतरा है पूरे पीसफुल रीजन के लिए भी और फिर अमेरिका जैसे मुल्क के लिए भी कितना बड़ा खतरा है कि अगर ये इस तरह बढ़ते रहे? आप ये सोचिए कि आरएसएस के पहले जो 30 साल थे, अंग्रेज़ी विलायती राज में थे। अंग्रेज़ों ने इनको नज़रअंदाज किया क्योंकि अंग्रेज़ों के यहाँ के नेहरू और गांधी पर थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर थी कि वो क्या कर रहा है। तो आरएसएस क्या कर रहा था, उसके ऊपर उन्होंने कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं की। आरएसएस ब्राह्मणों को कैसे अपनी तरफ ला रहा है, हार्ड कर रहा है, एंटी मुस्लिम कर रहा है, उनको डिवाइड एंड रूल में उनका अच्छा कर रहा है। उसके बाद 47 से लेके फिर 30 साल रहे नेहरू के और इंदिरा गांधी के, उसमें इनके ऊपर कठोर नजर आई, ये कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद के जो पिछले 30 साल रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान में खड़बड़ी रही है। पार्टीज और प्राइम मिनिस्टर जल्दी जल्दी बदलते रहे हैं, फिर इनका प्राइम मिनिस्टर आया 7 साल। अब ये जो रहा है कि सरकार की नज़र भी नहीं है और कभी कभी अपने लोग हाकिम बन गए। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, उसके अंदर सरकार की मदद से कोई शक नहीं है हमको, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से और मोदी सरकार की मदद से आरएसएस ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है, गाँव गाँव गए हाँ। हैं। पैसा बेमिसाल है, पैसा कोई कमी नहीं है पैसे की, ना भाजपा को कमी तो है, इसको कमी है। हाँ, ठीक है। अच्छा एक तो आपने कश्मीर का ज़िक्र किया कि अगर वहाँ पे 3 टुकड़े कर दिए तो उसमें आम आदमी को क्या मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन साथ-साथ ये भी है कि जो कश्मीर के हवाले से भी मुझे वो याद आ रहा है उमर खालिद का जो एक ट्रायल चल रहा है, वो भी एक कैफ़ेस्क की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। उसमें जो एक एनोनिमस स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर वो सारा केस चल रहा है। तो आप समझते हैं कि ये जो केस है इट्स अ चैलेंज टू आवर कलेक्टिव इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड सेंस ऑफ जस्टिस एज़ वेल? इट इज अ चैलेंज टू जस्टिस, इट्स अ चैलेंज टू जुडिशरी, क्योंकि ये एक ऐसा केस है, उसकी जिस तरीके से तारीख ब तारीख बेंच के ऊपर जो स्टेटमेंट्स आते हैं बेंच से, वो हाँ, शर्मनाक स्टेटमेंट्स है कई बार। और उसको मुद्दे के ऊपर अभी बात हुई नहीं है कि क्या उसने स्लोगन मारा या किसी और ने मारा, क्या उसके जो स्टेटमेंट्स हैं गैर कानूनी है या गैर हिंदुस्तानी है या मुल्क की खिलाफत करते हैं या सिर्फ आज़ादी को एक फिलोसॉफिकल तरीके से
बयां करते हैं। हिंदू हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई या सिख, उसकी जो दिल हाँ की जो आकांक्षाएं हैं उसका बयान करते हैं। वो लड़का है, वो मुसलमान घर में सिर्फ पैदा हुआ है और उसको आप रगड़ के रख दे रहे हैं कि इसको सबक सिखाना है और इसके बाजारी इसके हमने सारी कौम को, हाँ मिलत को, यूथ को, स्टूडेंट्स को, अकलियतों को सबक सिखाना है। सबक सिखाने के लिए आपने उसको रख लिया है। सबक तो सिखा ही रहे हैं। देखे ना कर्नाटक में क्या हो रहा है, वहां हम पे सबक मुस्लिम हम गर्ल्स सबक सीखने वाले मुस्लिम नहीं है, गर्ल्स हम डरने देखे ना, वाले। जो मुस्लिम गर्ल्स की बात हो रही है वहां पे, जो पर्दे के लिए बात हो रही थी और हिजाब के लिए बात हो रही थी, उसमें हिंदू स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने खुद प्रोटेस्ट किया है, लड़कों और लड़कियों ने, कि जी उन्होंने डिमांड किया है कि उनको अलाउ ना किया जाए हिजाब पहनना। तो क्या मुझे ये बताएं कि उनके भारत में इस वक्त मुसलमान होना एक क्राइम बन गया हुआ है? बना तो नहीं है, मगर बनाने की कोशिश तो जरूर की जा रही है। बनाने की क्रश करने की हम माइनॉरिटीज को कर कोशिश तो जरूर करिए। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये अकेले सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, क्योंकि अगर आप कहेंगे सिर्फ मुसलमानों पर तो फिर आप एक हाँ तरीके से उनकी उसमें बह जाएंगे, सारी ठीक। अकलियतों को, क्योंकि कोई आवाज सिविल सोसाइटी जो हमारे साथ बोलती है उसको भी पकड़ रहे हैं ना। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल पकड़। जो भी ये सोचते हैं कि इनके कल्चर या ये कल्चर हम पे थोपना चाहते हैं, उसमें कोई सादगी ना ले आए, उसमें कोई प्रोग्रेस ना ले आए, उसमें कोई लिबर्टी, हम्म, आज़ादी, आवाज ना उठा पाए, वो इनका बात है। लड़कियों के ऊपर आप हिजाब के ऊपर उनकी बहनों से ही, उनके साथियों से ही हल्ला मचवाएंगे, हम्म, तो एजुकेशन के ऊपर आप प्रहार कर रहे हो ना, तो आपको बाल ढकने या नहीं ढकने, बात उस पर नहीं है। फिर मुद्दा आ जाता है, आप नहीं चाहते क्या कि मुसलमान लड़की पढ़े? हाँ नहीं बिल्कुल चाहते, बिल्कुल। कि हाँ अगर आप चाहते होते अच्छा। तो आप कहते नहीं, अगर आप चाहते होते तो आप ये भी कह सकते थे कि जो भी मुसलमान लड़कियां हैं उनके लिए आप अलग मुसलमान स्कूल खोलिए और वहां पे आप हिजाब हाँ चलाइए। अगर ये भी कहें, हाँ वो भी ठीक हम बात। करने को तैयार है, मगर उससे बड़ा नुकसान होगा, हम शायद ना करें। मगर नहीं हमारी कर। लड़ाई हो रही है ना, खैर। हाँ हाँ, हाँ, इसमें अब देखिए गोवा में एंटी कन्वर्शन लाना मांगते हैं। गोवा में हाँ यहाँ पे पुर्तगाली थे, उनको आपने मिलिटरीली भगाया, उसके बावजूद आप कह रहे हैं हर चर्च के अंदर मंदिर है क्या? हम्म, अगर आप ये करेंगे तो चर्च को नहीं खोद रहे होंगे, आप मस्जिद को नहीं खोद रहे होंगे, आप हिंदुस्तान की हम्म, नींव खोद रहे होंगे, जो हाँ मजबूत नींव सही बात। हिंदुस्तान, उस नींव को आप उधेड़ रहे हो। उधर टाइम। अच्छा आखिर में मुझे जरा बताइएगा कि ये जो बीजेपी के स्पोक्समैन का रिसेंटली एक बयान है नुपुर शर्मा साहब का, जिन्होंने बड़े कितनी डिरोगेटरी शर्मनाक, रिमार्क्स जो हैं कितना वो, घिनौना और शर्मनाक रिमार्क है। वो तो हाँ वो हिंदुस्तान को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बहुत ही हिंदुस डिरोगेटरी रिमार्क्स दिए। उसके ऊपर बीजेपी हिंदुस्तान जो है वो अब क्यों नहीं अपना स्पोक्समैन के तौर पर उसको बता रही कि क्या अभी क्या उनकी ऑफिशियल पोजीशन है ये, या ये एक स्पोक्समैन का एक जाती हमला था? किसी लड़की की हिम्मत हो सकती है ना, उसको आप कितनी भी ना समझी कहिए, मैंने हाँ किसी हिंदुस्तानी ईसाई की जुबान से या सरदार की जुबान से प्रॉफिट के बारे में कभी नहीं सुना। मुसलमान को गाली दे देते हैं, मुल्ला को गाली दे देते हैं, मुल्ला को गाली दे देते हैं, मगर कभी किसी को नहीं गाया। बल्कि हिंदू गॉड्स को भी कोई मुसलमान गाली नहीं देता, हनुमान को, हाँ शिव को कोई गाली नहीं देता, खुलेआम। घर के अंदर उसके मन में क्या करता है मैं जानता नहीं, मगर मैंने हम्म, किसी मुसलमान की जुबान से, किसी ईसाई या किसी सरदार की जुबान से लॉर्ड शिवा या लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, किसी को कभी किसी ने। हाँ अपशब्द देते हुए, उनकी माँ बहन का करते हुए मैंने कभी तो नहीं। बीजेपी को क्लैरिफाई करना चाहिए सिचुएशन को जी। मेरा ख्याल है बीजेपी को उस लड़की को सैक करना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। चलो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्योंकि ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और इसमें तमाम मुसलमान की ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में दिल आजारी हुई है और लोगों ने इसको बड़ा कंसर्न से देखा है। और देखना भी चाहिए। जब फ्रांस हाँ जब फ्रांस के कार्टूनिस्ट ये करते हैं, तो हाँ। कितनी भी हमदर्दी कार्टूनिस्ट हो, हमेशा ये कहा जाता है कि वो भी हद से आगे बढ़ गए थे। अच्छा आगे बढ़ गए थे, और मैं पर्सनल बिहाफ पे भी और अपने चैनल के बिहाफ हम्म। पे भी और पाकिस्तानी मुसलमानों के बिहाफ पे भी इसको कंडेम करता हूँ, और उम्मीद है कि आप भी कर रहे हैं और आप जैसे दोस्त हैं हमारे इंडिया में वो भी कर रहे हैं इसको। हिंदुस्तान में सिविल सोसाइटी ने इसको धिक्कारा है। हाँ ईसाई और मुसलमान और सरदार
तो माइनॉरिटीज हैं वो तो धिक्कारेंगे ही। सिविल हाँ। सोसाइटी जो ज़्यादातर हिंदू है उसने कहा जाती, कांग्रेस ने सबने कहा, ये कहा। हाँ, आगे बात बढ़ रही हाँ। है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर जॉन दयाल साहब, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सी यू सून।